Hello बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम संजय भटनागर दिस साइड। आई वेलकम यू टू माय चैनल इकोनॉमिक्स बाय संजय भटनागर। मैं आज का जो टॉपिक है जो आपको कराने जा रहा हूँ वो है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट में मैं पहले इसको इंट्रोड्यूस करूँगा कि कैसे गवर्नमेंट बजट होता क्या है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को ध्यान से देखेंगे, इट इज़ एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। भाई एक एनुअल स्टेटमेंट है, इसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं क्योंकि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है। हम इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। भाई गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा आता है, जिस हेड से आता है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू या बाकी सोर्सेज से, और गवर्नमेंट ऐसे खर्च भी करती है। तो जो भी पैसा अलग अलग हेड्स पे खर्च कर रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कंस्ट्रक्शन, जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट खर्च कर रही है और जहाँ से पैसा आ रहा है, जहाँ पे हम उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, उस स्टेटमेंट को हम गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। जनरली गवर्नमेंट एक साल के लिए बजट बनाया जाता है जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल ऑफ दिस ईयर एंड इट विल एंड 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। हर साल की 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और अगले साल के 31 मार्च को हमारा फिस्कल ईयर खत्म हो जाएगा। इसके जो मेन फीचर्स हैं, अगर हम इसके मेन फीचर्स की बात करें, आपको डेफिनेशन में से बहुत सारा क्लियर आइडिया मिल जाएगा। सबसे पहले जो मेन फीचर है, इट इज़ प्रिपेयर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज पंचायत, स्टेट और यूनियन। भाई चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो जैसे पंचायत या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, तो वो भी बजट प्रिपेयर करती है। हर साल वो अपना बजट प्रिपेयर करते हैं कि उनके पास कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है और वो पैसा कहाँ कहाँ पे खर्च करेंगे। जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो हम बेसिकली यूनियन बजट की बात कर रहे हैं। यूनियन बजट जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। इसका जो दूसरा मेन फीचर है वो है एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स आर प्लान्ड एज पर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट। भाई हर कंट्री में जब भी गवर्नमेंट आती है और वो जो भी बजट बनाती है तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। भाई कुछ गवर्नमेंट आते हैं जो कहते हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना है, हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना है। तो उनके जो एक्सपेंडिचर है वो उसी के अकॉर्डिंगली प्लान किया जाएगा। अगर उनका मेन एम है इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ को कम करना, जो इनइक्वालिटीज है, असमानता है हमारी कंट्री में, उसको कम करना, तो वो क्या करेगी, वो अपनी टैक्सेशन पॉलिसी को इस हिसाब से लगाएगी कि अमीर लोगों पे ज़्यादा टैक्स लगे और गरीब लोगों को ज़्यादा हेल्प हो, जिससे कि इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ कम किया जा सके। जो थर्ड पॉइंट है वो है प्रेजेंटेड बाय द पार्लियामेंट ऑन डे एज अ प्रेसिडेंट में डायरेक्ट। जनरली जब बजट पास होता है तो उस पर डिस्कशन होता है, बहुत अच्छा चौड़ा डिबेट होता है। बहुत सारी पार्टीज़ के अलग अलग मेंबर्स जो होते हैं, अलग अलग पार्टीज़ के, वो उस पर डिबेट करते हैं, वो अपने व्यू पॉइंट्स रखते हैं कि ये कुछ क्लॉजेस ये होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, इसमें ये चीज़ कवर नहीं करी गई। तो बहुत डिटेल डिस्कशन होने के बाद उस पर वोटिंग होती है और वोटिंग होने के बाद वो पास किया जाता है। और पास होने के बाद उसको फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है। कंट्री का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो उस बजट को प्रेजेंट करेगा। जनरली जो बजट है वो फेब में 28 फेब के आसपास प्रेजेंट किया जाता है, बट इट में वेरी, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। कुछ गवर्नमेंट इसको आगे या पीछे, मतलब 1 अप्रैल या 1 मार्च या उससे पहले भी प्रेजेंट कर सकती है। जैसी बजट अप्रूव हो जाता है वो 1 अप्रैल से वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। भाई जो बजट है वो बेसिकली पार्लियामेंट अप्रूव करती है, मैंने आपको भी बताया। बजट में इवन ये सारे पॉइंट्स में मेंशन होता है कि पिछले साल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कैसी रही, उसको कहाँ कहाँ से कितने कितने हेड से क्या क्या पैसा आया और उसने वो पैसे को कहाँ खर्च करा, और अगर माइनस में गई जिसको हम डेफिसिट बोलते हैं तो कितना डेफिसिट रहा, और अगर डेफिसिट है तो गवर्नमेंट उस डेफिसिट को कवर करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाने वाली है आगे जाके फ्यूचर में। तो ये सारी की सारी चीज़ें बजट जब प्रेजेंट किया जाता है तो उस टाइम पे डिस्कस की जाती है। फाइनेंस मिनिस्टर पूरा जो उसका प्लान होता है वो उसको पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करता है, डिस्कशन होता है और उसके बाद अप्रूवल होता है। जो जब गवर्नमेंट बजट के हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स कई सारे टाइप के होते हैं। जनरली हम ऑब्जेक्टिव्स को 6-7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपको इन पॉइंट्स में हर एक पॉइंट्स की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड में पिछले कुछ सालों में सिर्फ 1 या 2 पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है। मतलब एक उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, एक्सप्लेन री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड एक आपको 3 मार्कर दे दिया, तो आपके पास इतना मैटर होना चाहिए कि आप इस पर 3 मार्कर आंसर लिख सकें। इसका जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का वो है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज।
भाई गवर्नमेंट के पास जो भी रिसोर्सेज है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंट्री में जो भी रिसोर्सेज हैं उसको इस तरीके से खर्च किया जाए कि एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर्ली यूज़ किया जाए, उनको सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए, इकोनॉमी सोसाइटी में इकोनॉमी में लगाया जाए, और दूसरा सोशल वेलफेयर बढ़े। भाई ऑब्वियसली गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस बात का ध्यान रखना है कि इकोनॉमी में वो जैसे भी पैसा खर्च कर रही है, जो भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रही है, उससे सोशल वेलफेयर बढ़े। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने इन एम्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे टैक्स कंसेशन और सब्सिडी। भाई ऐसी बहुत सारी गुड्स हैं जो कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, जैसे स्मोकिंग अ सिगरेट, जैसे लिकर कंजम्पशन, ऐसी बहुत सारी हार्मफुल चीज़ें, तो गवर्नमेंट उसको क्या करती है, उसके कंजम्पशन को डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती है। सिमिलरली ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट को लगता है सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचा सकती है, जैसे हैंडीक्राफ्ट एंड खादी इंडस्ट्रीज़, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडी देती है जिससे कि इन प्रोड्यूसर्स की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है कम हो जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और इनको फ़ायदा हो। सिमिलरली जो दूसरा पॉइंट है वो है डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसी बहुत सारी गुड्स हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर हाथ डालना पसंद नहीं करता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को लगता है कि उन इंडस्ट्रीज़ पे फ़ायदा नहीं है, जैसे बिल्डिंग ऑफ रोड्स, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्क, जैसे पब्लिक टॉयलेट्स, जैसे नेशनल डिफेंस। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को फ़ायदा नहीं दिखाई देता, तो अब इस तरह की गुड्स की जो प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सीधा गवर्नमेंट की आती है। गवर्नमेंट इन सारे के सारे कामों को करने के लिए इनिशिएटिव लेती है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं है। ओके बच्चों, अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि गवर्नमेंट जितने भी पार्क्स हैं या नेशनल डिफेंस हैं या पब्लिक टॉयलेट्स हैं या रोड्स हैं वो सब कंस्ट्रक्ट करती है। इनको हम पब्लिक गुड्स बोलते हैं। पब्लिक गुड्स में बेसिकली क्या होता है, नॉन राइवलरस। पहले मैं आपको राइवलरस गुड बता रहा हूँ। राइवलरस गुड का मतलब होता है कि अगर एक कंज्यूमर एक गुड को कंज्यूम कर रहा है तो उसके कंजम्पशन करने के बाद वो गुड दूसरे के लिए नहीं बचेगी। सपोज मेरे पास एक चॉकलेट है, अगर मैं वो चॉकलेट खा रहा हूँ तो वो आपके लिए नहीं बचेगी। लेकिन ये जो गुड्स होती हैं, जैसे कि पब्लिक पार्क है, अगर एक बंदा सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो पब्लिक पार्क का यूसेज है वो किसी दूसरे कंज्यूमर के लिए कम हो जाता है। वो उसको ऐसे ही एंजॉय कर सकता है जैसे कि पहले वाले बंदे ने करा। तो इस तरीके से इसका मतलब क्या होगा कि दे आर नॉन राइवलरस, एंड दूसरा दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल। भाई पब्लिक पार्क में यू कैन नॉट बैन एनीबडी, आप किसी को मना नहीं कर सकते उसके बेनिफिट को एंजॉय करने के लिए, आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो इसकी जो मेन फीचर है, दूसरा फीचर, दैट इज दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल। ओके बच्चों, जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो गवर्नमेंट बजट का जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। गवर्नमेंट क्या करती है, वो अपनी टैक्स पॉलिसी को यूज़ करके, सब्सिडीज वगैरह को यूज़ करके वो इनकम इनइक्वालिटीज़ को और वेल्थ की इनइक्वालिटीज़ को कम करने की कोशिश करती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या करा, लग्जरी गुड्स है, महंगी महंगी कार्स हैं, या जो महंगे महंगे 5 स्टार होटल्स में जाना है या महंगी महंगी जगहों पे खाना खाना, इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्सेस लगा देगी। और जो पुअर सेक्शन ऑफ द इनकम ग्रुप है, लोअर इनकम ग्रुप है, उसको गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी। जैसे एलपीजी कनेक्शन पे सब्सिडी दे दी, जैसे राशन को फ्री में या बहुत कम कंसेशन रेट पे लोअर इनकम ग्रुप को सप्लाई करवा दिया। तो इस तरीके से गवर्नमेंट रिचर सेक्शन को ज़्यादा टैक्स करेगी और लोअर इनकम ग्रुप को ज़्यादा सब्सिडीज देगी और इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ को कम करने की कोशिश करती है। तो जब थर्ड जो टॉपिक है, वो हमारा थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा है, गवर्नमेंट क्या करती है, अपने बजट को यूज़ करके, बजटरी पॉलिसीज़ को यूज़ करके इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करती है। अगर आपको याद हो, हमने इनकम डिटर्मिनेशन और एग्री की डिमांड की यूनिट में पढ़ा था कि अगर मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है मनी सप्लाई के बढ़ने से, तो एक्सेस डिमांड हो जाएगा, इन्फ्लेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर डिमांड कम हो जाती है मनी सप्लाई के कम होने से, तो डेफिशिएंट डिमांड हो जाएगा, मतलब इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो मार्केट को ऑब्जर्व करते हुए इस तरीके से एनालाइज करती है कि मार्केट में वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला सके। तो अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, जब प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट अपनी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज को यूज़ करके एग्री की डिमांड को कम करने की कोशिश करेगी। क्योंकि मार्केट में एग्री की डिमांड ज़्यादा क्यों हो रही है, मनी सप्लाई के बढ़ने की वजह से, तो वो अपने टैक्सेस बढ़ा देगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर देगी, जिसकी वजह से एग्री की डिमांड कम होगी और कम होते होते नॉर्मल डिमांड हो जाएगी। और अगर मार्केट में डेफिशिएंट डिमांड है,
डेफिशिएंट डिमांड का मेन रीज़न होता है मार्केट में मनी सप्लाई का कम हो जाना, लोगों के हाथ में पैसा कम है, कम डिमांड कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो टैक्सेस कम कर देगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम पे ज़्यादा पैसा खर्च करना स्टार्ट करेगी, जिसकी वजह से मार्केट में पैसा बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ते बढ़ते नॉर्मल डिमांड हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो गवर्नमेंट सरप्लस बजट की पॉलिसीज़ को यूज़ करती है। सरप्लस बजट का मतलब जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है, मतलब गवर्नमेंट इकोनॉमी से ज़्यादा पैसा निकाल रही है कंपेयर टू व्हाट इट इज़ पंपिंग इन द इकोनॉमी। और अगर मार्केट में डेफिशिएंट डिमांड है तो गवर्नमेंट डेफिसिट बजट की पॉलिसी को यूज़ करती है, मतलब गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा कर रही है और पैसा रेवेन्यू कम कर रही है, जिसकी वजह से जो डेफिशिएंट डिमांड है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आगे बच्चों अगला ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, वो है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। भाई पब्लिक एंटरप्राइज क्या होता है, जो कंपनीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जैसे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आपने गेल के नाम से जानते होंगे, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, MTNL, MMTC, ये सारी की सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं। भाई अब इन कंपनीज में गवर्नमेंट का अरबों रुपया लगा हुआ है, तो गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो सबसे बेस्ट पॉसिबल एफिशिएंट तरीके से इन एंटरप्राइज को रन करे और इनकी एफिशिएंसी बढ़ाए, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाए, क्योंकि यहाँ पे लाखों लोग एम्प्लॉयड होते हैं, करोड़ों रुपए गवर्नमेंट का लगा होता है। तो गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसीज़ को यूज़ करके जो भी पॉलिसीज़ वो बनाती है वो इस तरीके से बनाती है कि ये कंपनीज ये एंटरप्राइजेस प्रॉफिट अर्न करे, सोशल वेलफेयर बढ़े, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़े, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े और एक पूरी सोसाइटी को फ़ायदा हो। बट जो अगला पॉइंट है गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव का जो मेन पॉइंट है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज सस्टेन्ड इंक्रीज इन कंट्रीज रियल इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सस्टेन्ड का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस इंक्रीज। अगर किसी भी इकोनॉमी में सिर्फ 1-2 साल बढ़ा, फिर 3-4 साल डिक्लाइन हुआ, फिर 2 साल बढ़ा, हम इसको इकोनॉमिक ग्रोथ में काउंट नहीं करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि जो इंक्रीज हो रहा है वो हर साल हो रहा है और कुछ लंबे टाइम तक के लिए हो रहा है। मतलब अगर इकोनॉमी 7-10 साल तक लगातार ग्रो कर रही है, हम बोलेंगे कि कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। एंड इन कंट्रीज रियल इनकम, ध्यान रखिएगा कि रियल इनकम का मतलब होता है जो इकोनॉमी में एक्चुअल आउटपुट का प्रोडक्शन हो रहा है वो बढ़ना चाहिए। इनकम बढ़ रही है पर इनकम के बढ़ने का मेन फैक्टर प्राइस है, तो वो हमारा रियल इनकम नहीं माना जाएगा, वो इंक्रीज इनकम माना जाएगा, बट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस। कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ जब हम डिफाइन करते हैं तो हम बात करते हैं रियल इनकम की, नॉट द मनी इनकम। जो इकोनॉमिक ग्रोथ में जो अगला कॉन्सेप्ट आता है वो है इट मेक पॉलिसीज टू एनकरेज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। भाई गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिसीज बनाती है वो इस तरीके से बनाती है कि इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, इन्वेस्टमेंट बढ़े, इंडस्ट्री में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो, सेविंग इन्वेस्टमेंट। जब लोग ज़्यादा सेव करेंगे तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, जब वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोसेस तेज हो जाएगा। तो जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनका मेन फोकस होता है कैपिटल गुड्स को इम्प्रूव करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, सेविंग्स को इंक्रीज करना, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना और कंट्री के रियल इनकम को एक लंबे पीरियड तक लगातार ग्रोथ के प्रोसेस पर रखना, जिससे कि इकोनॉमी आगे बढ़ती रहे। Again, the most and one of the most important objective, the last objective of government budget is to reduce regional disparities. भाई हमारी कंट्री में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु जो बहुत डेवलप्ड हैं, वहाँ पे आउटपुट, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट सब कंपैरेटिवली बहुत अच्छे हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे बिहार या जैसे झारखंड या जैसे छत्तीसगढ़ या जैसे इस तरह के जो स्टेट्स, जैसे उड़ीसा के कुछ एरियाज जहाँ पे कि अभी इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोसेस थोड़ा स्लो है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो अपने टैक्सेशन पॉलिसीज़ को यूज़ करके, सब्सिडीज़ को यूज़ करके ऐसे स्टेट्स में ज़्यादा पैसा लगाती है जो बैकवर्ड है। वो जो प्राइवेट सेक्टर है उनको अलग अलग टाइप के इंकरेजमेंट देती है, जैसे टैक्स कंसेशन दे दिया, जैसे उनको सब्सिडीज़ दे दी, जैसे उनको इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दी और उनको ट्रांसपोर्टेशन या बैंकिंग फैसिलिटीज़ या लोन बहुत ईजी टर्म्स में दे दिया। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि वो प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करती है टू सेटअप देयर इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज।
और जो रिच स्टेट्स हैं उनको ज़्यादा टैक्स लगाती है और पूरा स्टेट्स में ज़्यादा पैसा लगाती है, जिससे कि जो कंट्री का जो इम्बैलेंस है रीजनल डेवलपमेंट का वो ठीक हो जाए और सारे के सारे स्टेट एक साथ ग्रो करें।